मिला टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर दानिश्वर जनाब अमरीश मिश्रा जी। 2024 के लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ गया है और रिजल्ट ऐसा है जिस पर काफी दिनों तक बहस होगी, तज्जिया होगा। जो आया उसी के मुताबिक जिस तरह अमरीश मिश्रा ने अपना तज्जिया पेश किया था, एग्जिट पोल सरासर फ्रॉड और गलत साबित हुआ। अमरीश जी, सीधे सीधे आते हैं आपके पास। ये जो रिजल्ट आया, चुनाव का जो नतीजा आया है, क्या कहेंगे? किसकी हार और किसकी जीत है ये? अरे भाई, ये हमारे ऐसे हम लोग के असेसमेंट की जीत है जो फील्ड पे थे। मैं अपनी जी। बात केवल नहीं कर रहा हूँ, जो फील्ड पे थे। और ये एग्जिट पोल की बहुत बुरी हार है। आपने देखा होगा कि नानाजी देशमुख जो आरएसएस के बहुत बड़े नेता थे, उनके पोते यशवंत देशमुख एक बहुत बड़ी एग्जिट पोल एजेंसी चलाते हैं। और कल एबीपी न्यूज पे प्रभु चावला ने, जो खुद राइट विंग से आते हैं, उन्होंने उनकी क्लास ऐसी ली, वो रुआं से हो गए। प्रदीप गुप्ता, इंडिया टुडे माई एक्सेस जो जो एग्जिट पोल है, वो फपक फपक के रोए इंडिया कैमरे के सामने, राहुल कंवल और राजदीप सरदेसाई के सामने फपक फपक के रोए। मतलब अच्छा, ऐसे कैमरे के करके सामने प्रदीप, रोए? ये मैंने कैमरे नहीं और देखा ये क्या। वीडियो। अरे आप जाइए देखिए प्रदीप गुप्ता, प्रदीप करिए उसको सर्च, प्रदीप गुप्ता राजदीप सरदेसाई या प्रदीप गुप्ता क्राइम और राजदीप सरदेसाई या इंडिया टुडे। कल अरे राहुल कंवल के सामने जब ये सवाल आया कि आप लोग यूपी में इतना गलत कैसे हो गए और ये हो गया, तो वो रोने लगे भाई, वो एक्चुअली ही क्राइड। और उसके बाद और सुनिए जो एबीपी न्यूज में क्या हुआ। एबीपी न्यूज में संदीप चौधरी जो एंकर हैं, पहले जी। न्यूज 24 में थे, उनके साथ अभय दुबे, प्रभु चावला, तमाम लोग बैठे। यशवंत देशमुख चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि अगर मैंने 28 पेपर में एग्जाम दिया, 26 में पास हो गया, 2 में फेल हो गया, तो मैं फेल हो गया। ऐसी बातें हो रही। प्रभु चावला ने कहा और क्या, तुमको समझ में नहीं आया कि अब तुम कह रहे हो दलित वोट शिफ्ट कर गया, ये कर गया, तो तुम्हारे पास सारे फिगर्स थे कि दलित कहाँ जा, तो भाई टेक्निकली इनके पास सारे फिगर्स तो थे ना एग्जिट पोल में कि दलित कहाँ जा रहे हैं, मुस्लिम कहाँ जा रहे हैं, तो तुमने क्यों, किस हिसाब से दे दिया। तो यशवंत देशमुख ने कहा कि हम लोग केवल वोट शेयर उसका आकलन कर सकते हैं, लेकिन ये चैनल्स की डिमांड होती है कि सीट दो। तो प्रभु चावला ने कहा कि तो फिर तुम चैनल्स के हिसाब से चलोगे, तो अपना कोई प्रोफेशनल इंटीग्रिटी है कि नहीं। और ये उन्हीं के कैंप से बात है। तीसरी बात, सुब्रमण्यम स्वामी खुद बीजेपी के इतने बड़े लीडर, उन्होंने जी। जो फ्रॉड और जाने क्या नरेंद्र मोदी को नमक हराम कह दिया, और उन्होंने ये कह दिया कि पूरा एग्जिट पोल फ्रॉड है और ये सब, और वो बहुत ही खुश थे, मतलब एकदम बम बम थे सुब्रमण्यम स्वामी कि इससे सब मोदी कुछ को कह सजा दिया। मिल गई। हाँ नहीं, इससे वो कह रहे थे मोदी को बहुत जरूरी थी ये सजा, जो अपने को जो जैविक भी नहीं मानता है, नॉन बायोलॉजिकल मानता है, कि मतलब वो अपनी माँ के जो कोख को गाली दे रहा है। ये देखिए जी। पर्सपेक्टिव, ये बड़ा यूनिक पर्सपेक्टिव है। आप अगर अपने को भगवान और दैवी मान लीजिए कि सीधे ऊपर से भेजा, तो अपनी माँ के कोख का अपमान है ना ये। तो ये अब कल इतनी उन्होंने कड़ी कहा कि बातें। कल कल जो उनका भाषण हुआ तो उसमें उन्होंने दोबारा ये कहा है कि माँ की मौत के बाद ये पहला इलेक्शन है मेरा। ये जो हाँ तो वही बात है ना, लेकिन वही बात है, तो फिर पहले आपने क्यों ये बात कही और उसके लिए माफी भी नहीं मांगी। तो इस पॉइंट को मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि ही इज नॉट इवन हिज मदर्स। अब आप ये बताइए, इस तरह के माहौल में हम लोग तो चढ़े हुए हैं इस समय, क्योंकि सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में देखिए, पूरे देश की जो पूरी धुरी है राजनीति की, उत्तर प्रदेश के इर्द गिर्द घूमती है। और उत्तर प्रदेश, मैंने हमेशा कहा है, एक ऐसा राज्य है जो हमेशा, वो पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव है, वो फटाफट चेंज करता है। उसने अच्छा, यूपी 1900 के बारे में आपको था अमरीश जी कि यूपी का रिजल्ट ऐसा आएगा कि समाजवादी नहीं पार्टी मैंने तो सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी, नहीं नहीं, बीजेपी सेकंड नंबर पर रह जाएगी? नहीं मैंने आपको 40-40 कहा था। हाँ, बिल्कुल मैंने कहा था फोर्टी आपने। फोर्टी मैंने 40-40 मैं, लेकिन उससे भी तो कम हो सोचिए गए, 40। बीजेपी 34 पर आ हाँ, गई। वही मैं कह रहा हूँ, 40-40 में जो एसपी कांग्रेस अलायंस है 43 हो गई, बीजेपी 33 प्लस 2 आरएलडी और एक ये अपना दल जो अनुप्रिया पटेल जीती है मिर्जापुर से, 36, 43-36 हो गया, तो 40-40 के करीब है ना। 3-4 उसका गैप। हम यशवंत देशमुख की तरह तो नहीं है ना कि यूपी में 70 सीटें, यूपी में 70 सीटें कैसे हो बीजेपी गई? की। यूपी से लोगों को उम्मीद नहीं थी, उम्मीद थी कर्नाटका से, अरे साउथ क्यों, से,
महाराष्ट्र से, यही बिहार तो से मजेदार उम्मीद बात थी, है यार, यही बिहार यही से उम्मीद मजेदार थी, बात है। यूपी से उम्मीद नहीं थी लोगों को। उम्मीद, देखिए ऐसा है ना, यूपी देखिए, यूपी के ब्राह्मण ने देश चलाया। देखिए बहुत सीधी बात है, हम बहुत ज्यादा उसमें इधर उधर नहीं करते, हम खुद रेडिकल आदमी, लेफ्टिस्ट आदमी, लेकिन इस बात, और यूपी के ब्राह्मण ने देश चलाया है। और 1952 से लेके और 1991 तक, राजीव गांधी के असैसिनेशन तक, ब्राह्मण कांग्रेस के साथ था। तो कांग्रेस के साथ ब्राह्मण जब था तो कौन था? और मुस्लिम और दलित, ये जो तीन कम्युनिटीज हैं जिनको लोग सोचते हैं कि कभी नहीं मिल सकती थी, खासतौर पे 47 के बाद तीनों ने मिल के देश में एक सेकुलर तंत्र स्थापित किया। एक सेकुलर तंत्र जो एक वेलफेयर इकोनॉमिक्स, और जो एक एक ये इंडस्ट्रियलाइजेशन, पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, एजुकेशन, ये सारी चीजें राज स्टेट करेगी, ये 1952 से 91 तक। अब उसके बाद राजीव गांधी का असैसिनेशन, फिर ये मंदिर आंदोलन, उसके बाद ब्राह्मण चला गया बीजेपी में, मुस्लिम चला गया सपा में, दलित चला गया बसपा। आज 35 साल बाद वो वापस आया। और ये मैंने जो पहले आपसे कहा था उससे मैंने इस पे हिंट किया था। और ये असल में ये ऐसी बात है ना कि कोई किसी को विश्वास नहीं होता, जबकि आप ग्राउंड पे देखिए। मैं आपको सीटों का आकलन बता दूं, अयोध्या में 50,000 से अवधेश जीते हैं जो कि सपा के हैं, वो पासी जात के। जनरल सीट पे अखिलेश ने एक दलित को लड़ाया, बड़ा यूनिक एक्सपेरिमेंट। वहां पर क्योंकि अखिलेश जानते थे कि ये बाराबंकी में तनुज पुनिया लड़ रहे हैं, वो भी बाराबंकी एक एससी सीट है, लेकिन अयोध्या एसटी सीट नहीं है। और अयोध्या में लल्लू सिंह को टिकट दिया था, और उसमें देखिए ब्राह्मणों की संख्या, पारसियों की संख्या करीब 6 लाख है, और ब्राह्मणों की संख्या करीब 3 लाख है, और मुस्लिम्स भी 3 लाख है। बड़ा इलेक्ट्रेट है वो, ये 15-16 लाख का, बाकी ओबीसी है। तो वहां पर आप बताइए कि दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम, जो अगर बीजेपी से नहीं हटता तो लल्लू सिंह की जो पिछली बार जो लीड थी वो कितनी ज्यादा थी, वो कभी, और ब्राह्मणों ने 2 इलेक्शन में अयोध्या में बीजेपी को ही वोट दिया, 2014 और 2019। और इस पूरी सिचुएशन में आप बताइए कि अवधेश जीत नहीं सकते थे केवल अगर उनको पासी वोट, क्योंकि पासी जो वहां पर पासी समाज है वो दूसरे तरह का है, वो थोड़ा धार्मिक है और ब्राह्मणों की सुनता है। अब देखिए हुआ क्या। अच्छा, ये एक अयोध्या की बात। नहीं, उसके अयोध्या बाद की आप बड़ी देखिए, चर्चा भी है कि अयोध्या में इन्होंने राम मंदिर बनवाया, सारे धार्मिक गतिविधि सरगर्मियां वहां हुई, और इसके बावजूद अयोध्या की सीट बीजेपी हार गई। टाइटल ही बन रहा है कि राम मंदिर बनवाने के बावजूद अयोध्या की सीट नहीं जीत पाई बीजेपी। मतलब जो राम को लाए हैं उनको उनको लाओ, और जो कहने वाली थी जो राम को लाए हैं उनको लाओ, नवनीत राणा, उनकी हालत देखो। हाँ, वो भी तो अमरावती हार से अमरावती से बुरी तरह आ रही है, गई। जी, वो भी बुरी हार गई। तरह हारी हैं, और वो खत्म हो गई हैं, उनका राजनीतिक करियर खत्म अब है। करियर खत्म उनका, नवनीत, समाप्त। वो कोई नहीं। स्मृति ईरानी का भी भाई राजनीतिक करियर खत्म है। आप ही बताओ इसके बाद अब क्या रह गया? एक इसके बाद लाख उनको, पचास हजार वोटों से कौन हारता है? केंद्रीय मंत्री रही, इतना कुछ, मोदी की राइट हैंड नजदीकी, और 1.5 लाख वोटों से हार गए। और कहा जा रहा है कि वो गांधी परिवार के पीए रहे हैं। मतलब डायरेक्ट प्रियंका गांधी से नहीं हार रही है, राहुल गांधी से नहीं हार रही है। वही बात है ना। तो ये इस बार बीजेपी, अब क्या कहा जाए, उत्तर प्रदेश की जो भाषा है थोड़ी अक्खड़, उसमें कहा जाता है थूक के चाटना। तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन जी। बीजेपी थूक के चाटी है। और ये जो एक ये जो पूरी एक स्थिति बनी है। अब अच्छा, एक मैंने पैटर्न बताया अयोध्या का, अब इलाहाबाद का पैटर्न देखिए। इलाहाबाद में नीरज त्रिपाठी, ब्राह्मण कैंडिडेट, वो भी उनका जो बंगाल के गवर्नर थे बहुत बड़े, अरे यार नाम मैं भूल रहा हूँ, बीजेपी की लीडर नीरज त्रिपाठी, उनका लड़का है जो जी। बंगाल के गवर्नर थे, इलाहाबाद के ही थे। सुभाष त्रिपाठी, मैं नाम बोल रहा हूँ। उनका लड़का नीरज त्रिपाठी लड़ रहा था चुनाव बीजेपी से, एकदम 100% कन्फर्म। कांग्रेस ने उज्जवल, केसरीनाथ त्रिपाठी की बात कर रहे हो आप? हाँ, केसरीनाथ यस। त्रिपाठी, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। उनका उनका बेटा इलाहाबाद से चुनाव लड़ा था बीजेपी से, बहुत ही प्रश्न, और ब्राह्मण बाहुल्य है इलाहाबाद। अब उनके खिलाफ कांग्रेस ने रोती रमन सिंह के लड़के उज्जवल रमन सिंह को वोट दिया, जो भूमिहार है। ठीक, जी। भूमिहार भी अच्छे हैं संख्या में, लेकिन केवल एक में, करछना में। ब्राह्मण वहां पर जो बाकी विधानसभा है, मेजा, कुराव, बारा, सब में ब्राह्मण डोमिनेट। ब्राह्मणों में वहां क्या लाइन चल गई, यही वाली कि ये जो इसने नरेंद्र मोदी ने शंकराचार्यों का अपमान किया, इसने जो है एक तो देखिए जब ये मंदिर बना
लोगों को वो नहीं पता इसका सबटेक्स्ट। जब ये 22 जनवरी को मंदिर बना तो इतनी पब्लिसिटी हो गई कि सब लोग मंदिर से खुश हैं, और वो ऊपर का एलीट जो था वही खुश था, जो ये सिंधी बंग और ये अपना सिंधी पंजाबी और इस टाइप के लोग जो जो शहरी लोग होते हैं, गांव का ब्राह्मण खुश नहीं था। क्यों? अच्छा। क्योंकि उसको उनको मूर्ति नहीं अच्छी लगी, और उनको शंकराचार्य जी ने कहा, अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने, कि प्राण प्रतिष्ठा अधूरी हुई है, असुरों का वास होगा, और मूर्ति भी असुर टाइप की थी। तो ब्राह्मण तो घबरा गया, उसने कहा कि ये क्या हो रहा है भाई, मूर्ति आप बताइए ये जो राम मंदिर में लगी है, इसमें आप उस तरह की आस्था उसके साथ नहीं जुड़ी है जिस तरह से अब ये मतलब इनकी बहुत जो बरहमन थे उनको लगा कि मोदी ने जिस तरह किया हिंदू धर्म का अपमान है, मजाक उड़ाया अपमान गया किया है, उन्होंने। और हिंदू उस धर्म तरह की की स्थापना मूर्ति नहीं जो होगी। एक देखिए, एक जो श्याम सलोने की मूर्ति होती है सामले, जो आपने रामचंद्र जी का देखा होगा, खूबसूरत चेहरा, और ये इसमें एकदम इन्होंने डार्क बना के साउथ इंडियन स्टाइल में कर दिया इसको, तो लोग बेवकूफ है क्या? अब यह अलग बात है कि उस समय इतना हाइप था कि जो आम ब्राह्मण है उसकी भी बात नहीं सुनी जा रही, तो उसने कहा कोई बात नहीं, हम अच्छा, इलेक्शन वैसे में ये भी बताएंगे। वजह रहेगा चूंकि मोदी जी ने खुद प्राण प्रतिष्ठा किया, किसी भी पंडित और पुजारी को साथ में नहीं रखा, और मोदी खुद ब्राह्मण नहीं है, जबकि हिंदू हाँ, धर्म में यह है कि जो असल इस तरह का पूजा पाठ का है वो ब्राह्मण का ही राइट है, तो ये भी वजह बनी क्या करेक्ट। नाराजगी की? और नहीं, उन्होंने एक अपना पुजारी बुलाया था, लेकिन जो शंकराचार्यों को बुलाना था, चारों शंकराचार्यों ने बॉयकॉट किया। अब ये देखिए, जी। और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो कि बद्रीनाथ के शंकराचार्य हैं, 4 पीठ हम लोग के यहाँ होती हैं, तो जो बद्रीनाथ के शंकराचार्य हैं वो तो बहुत ही बोखर थे। उन्होंने तो ऐसी ऐसी बातें मतलब बोली उस समय, इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया कि आप विश्वास नहीं करेंगे, कोई धार्मिक गुरु एक हिंदू हृदय, तथाकथित हिंदू हृदय सम्राट के खिलाफ इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले रहा है। उसी समय हम लोग को समझ में आ गया था कि मोदी कहीं से भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ये समझ गए थे कि यहाँ पर एक जो बड़े हिस्से में, खासतौर पे पूर्वांचल और अवध में, ये जो ब्राह्मण है ये मूव कर जाएगा, और वही हुआ। अमेठी में मेजोरिटी ब्राह्मण्स की है। अमेठी एक ब्राह्मण डोमिनेटेड, रायबरेली अमेठी दोनों ब्राह्मण दोनों। ठाकुर, बल्कि वहां पर दोनों मजबूत है। ब्राह्मण जो हैं अमेठी के अगर वोट नहीं करते तो किशोरीलाल शर्मा जीतते कैसे 1.5 लाख से? पिछली बार स्मृति ईरानी जो 50,000 से जीती थी राहुल गांधी से, वो इसी वजह से जीती थी कि ब्राह्मणों का एक हिस्सा लास्ट में स्मृति ईरानी की तरफ चला गया। इस बार लोगों ने ये मन बना लिया था कि नहीं, अच्छा एक इससे जुड़ी, लेकिन कुछ हद तक इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, तो आप ये देखिए कि मुस्लिम और यादव दे रहा था, कई जगह ब्राह्मण जुड़ गया, जहां ब्राह्मण नहीं जुड़ा वहां क्या हुआ मैं आपको ये बताता हूँ, ये वो कैसे जुड़ा। कुछ जगह के जो ब्राह्मण हैं जो उस तरीके से नहीं जोड़ रहे थे या कुछ उन्होंने क्या देखा चुनाव के 2 दिन पहले कि दलित उसको दे रहा है, वो इसको सपा को, बसपा को नहीं दे रहा है। और देखिए मायावती का जो वोट शेयर है वो जो लास्ट टाइम 12% या 14% था 2022 में, वो घट के 9% हो गया, 9% पे आ करीब। गया, घट गया। हाँ, 9% पे आ गए, करीब कितना हुआ, करीब 4 या 5% का नुकसान हुआ। तो अच्छा ब्राह्मण, अब ये याद रखिए, ब्राह्मण दलित मुस्लिम जो हैं एक साथ वोट करते थे, ठीक, 35 साल पहले। अभी ब्राह्मण, वो देखिए मेमोरी का जो देखिए रोल होता है पॉलिटिक्स में, अभी ब्राह्मणों ने देखा कि अरे यार ये तो दलित हाथी को नहीं दे रहा है, ये तो साइकिल को दे रहा है, या ये तो हाथ को दे रहा है, तो ब्राह्मणों का इसका मतलब खेल हो गया, ब्राह्मण भी पूरा चले गए। वही ट्रेडिशनल इक्वेशन देखिए अपने आप रिवाइव हो गया, इसमें किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। परिस्थितियां ऐसी बनी कि ब्राह्मण दलित मुस्लिम कौन विश्वास करेगा कि जब से 92 के बाद से 6 दिसंबर 1992 के बाद ब्राह्मण मुस्लिम एक मंच पे आएंगे, कौन विश्वास करेगा? अब ये बताओ। और और अभी किसको समाजवादी पार्टी पे बरहमन भरोसा कर रहे हैं, मतलब कांग्रेस पे कर रहे पहले हैं, कर लेते तो चलता, क्योंकि वही कांग्रेस मैं का कह रहा हूं। बरहमन से अच्छा रिश्ता रहा है, नहीं, और पार्टी वो के उसका भी नाते। मैं बताता हूँ आपको, उसका भी मैं बताता हूँ। दलित भी देखिए एसपी को वोट नहीं करता है, साइकिल को। दलितों का भी एक इशू रहता है बिल्कुल नहीं कि करता है, हाथी को करता है, वो उनका 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 अंतर्विरोध यादवों से रहता है। इस बार लेकिन उन्होंने कांग्रेस को देखा। इस बार अखिलेश यादव ने जो एक स्मार्ट मूव किया, वाकई मतलब उनकी तारीफ करनी होगी कि उन्होंने एक जगह जो कांग्रेस से अलायंस कर दिया। उनको 2 बातें समझ में आ गई जब जब जो न्याय यात्रा, जो दूसरी भारत जोड़ो यात्रा थी, जब यूपी पहुंची, और लखनऊ में आपको याद होगा बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ जिसमें अखिलेश और राहुल गांधी साथ थे, और वहां पर बड़े बड़े इमामबाड़े में
पूरा बड़ा इमामबाड़ा का, आपने आप गए होंगे लखनऊ में, बड़ा इमामबाड़ा का जो पूरा जी, जो रोड देखा है ना, मैंने। एक बड़ी हेरिटेज रोड है वो, पूरी वो हेरिटेज रोड है, हेरिटेज। काफ़ी लंबी चौड़ी सड़क है, वो जगह कुछ हाँ, ज़्यादा लंबी है। चौड़ी सड़क है, छोटी इमामबाड़ा वो रूमी दरवाजे से वो वहां से पूरा भरी हुई थी। और अखिलेश को वहीं समझ में आ गई बात कि हमको अगर इनके साथ अलायंस नहीं किया तो इस बार गया मामला। जब तो राहुल को उन्होंने क्योंकि समझ लिया कि हल्के में नहीं ले वो सकते इस बार हल्के कांग्रेस में को। नहीं ले सकते। और मुस्लिम्स का यूपी में एक अजीब तरह का माइंडसेट था कि चाहे कांग्रेस हार जाए, हम वोट कांग्रेस को देंगे इस इलेक्शन में। तो वो अखिलेश समझ के उन्होंने और दूसरा, अखिलेश को ये भी खबर मिल गई थी कि मायावती जो है वो क्योंकि मायावती के ऊपर बीजेपी का बहुत प्रेशर था। और मैं मायावती की भी देखिए सारी आलोचना करते हुए इस मामले में तारीफ करूंगा कि वो उन्होंने जो बीजेपी का गेम प्लान उसके हिसाब से चली, लेकिन केवल 30% चली। उनसे उन्होंने अच्छा, कई जगह, जैसे उन्होंने देखिए कई जगह जहां से सपा जीती है, जैसे कैराना, मुजफ्फरनगर, ऐसी कई कई सीटों पे जो मुस्लिम कैंडिडेट चाहती थी कि बीजेपी दे, उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने ओबीसी कैंडिडेट दे दिया जिसने बीजेपी के वोट काटे। ये कई जगह हुआ है। और कुछ जगह उन्होंने किया भाई, कुछ जगह उन्होंने वोट काटे। तो ये भी चीज, दूसरी बात जो है, कहीं ना कहीं एक बात ये सटल मैसेजिंग आई है। और दलितों ने जो पूरा ये देखा कि भाई हमारी तो ओरिजिनल पार्टी तो कांग्रेस है ना दलितों की, तो दलितों ने जब देखा कि सपा का कांग्रेस से अलायंस है तो उन्होंने सपा को दिया। और दलितों में बिल्कुल। मैं उसमें भी डिवीजन कर रहा हूं। देखिए 22% दलित है यूपी में, उसमें आधे करीब जाटव है। हुँ, जाटव और जो अभी असंवैधानिक शब्द है, जिनके जिस नाम से हम मतलब जाने जाते हैं जाटव इधर अवध पूर्वांचल में, जी, वो मैं नहीं लूंगा, लेकिन 12% जाटव हैं और 12% उसमें नॉन जाटव है। तो नॉन जाटव्स तो फिर भी आप मान सकते हैं कि भाई सॉरी 11% तो 11% नॉन जाटव हम ये भी मान सकते हैं कि 2022 में और 2017 में बीजेपी के साथ चले गए थे। बीजेपी ने ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया था कि नॉन नॉन यादव ओबीसी, नॉन जाटव दलित और सवर्ण अपर कास्ट, इनका कॉम्बिनेशन बड़ा सॉलिड। और ये 2017 में इसको 300 प्लस सीटें जो यूपी में दी। 2022 में इतना सब होते हुए भी, जब अखिलेश का राइज भी हुआ, लेकिन फिर भी 250 के ऊपर सीटें आई। तो वो जो कॉम्बिनेशन था, वो उसमें देखिए क्या हुआ कि जो दोनों, जो आपके मतलब जाटव भी हैं, नॉन जाटव भी हैं, उन दोनों को लगा कि भाई कांग्रेस अगर रिवाइव कर रही है, और उन्होंने देखा राहुल गांधी रायबरेली आ रहे हैं लड़ने, ये सब चीजों का बहुत प्रभाव पड़ता है। जब लेकिन उन्होंने देखा मायावती कि का एक बयान आया, मायावती कह रही है कि हमारी जाति के लोगों ने तो हमको पूरा वोट किया, शायद वो जाटों ही मुराद ले रही हो। साथ में ये भी कह रही कि मुस्लिमों ने हमको वोट नहीं किया, आइंदा हम मुसलमानों को टिकट दें, इस पर गौर करेंगे। ये बीजेपी के प्रेशर में बोल रही है। देखिए मायावती एक अ, बहुत ज्यादा उनके पास एक तो देखिए अर्थ है, और उनका बहुत हाई स्टेक्स है। तो उनको कभी भी बीजेपी चाप सकती है किसी भी इशू पे। तो वो तो बीजेपी के कहने पे चलती हैं, लेकिन यहाँ पर बात यह है कि कोई वो मशीन या रोबो नहीं है, वो ह्यूमन बीइंग है, और उनका भी अपना एक राजनीतिक सफर है। और वो भी इस बात को समझती हैं कि भाई अंतोगत्वा वो जहां से आती हैं, वो एक एंटी बीजेपी प्लेटफॉर्म था जो ओरिजिनल काशीराम ने बनाया था। हालांकि बीजेपी के साथ गठबंधन उनके बहुत सारे थे, लेकिन फिर भी आप देखिए तो 2007 में उनको जो है दलित, मतलब जो दलित मुस्लिम ब्राह्मण, 2007 में भी यूपी में ऐसा कॉम्बिनेशन बना था। उनको जो पावर उनको दिया गया वो एंटी बीजेपी प्लान पे था। अब ये वो जानते हुए वो इस तरह से और स्टेटमेंट देंगी, लेकिन आप स्टेटमेंट पे मत जाइए उनके, आप एक्शन पे जाइए। एक्शन में क्या हुआ, ग्राउंड पे क्या हुआ? ग्राउंड पे तो बीएसपी नहीं लड़ी, और बल्कि जो उनका एक तेज तर्रार नेता उभर रहा था, उन्हीं का रिश्तेदार, उनको उन्होंने अलग कर दिया। तो अब आप ये देखिए कि ऐसी स्थिति में मैसेज दलितों को क्या है, हाथी तो लड़ नहीं रहा है ठीक से, तो इससे अच्छा हम जो हैं वो अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस की तरफ लौटे, या उसका जिसके साथ अलायंस है। और राहुल गांधी रायबरेली से आ गए तो उनको लगा सीरियस है। अगर राहुल गांधी रायबरेली से नहीं आते, अगर राहुल गांधी रायबरेली से नहीं आते, तो ये मैसेज जाता कि भाई कांग्रेस सीरियसली नहीं लड़ रही। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात हुई। और उसके बिल्कुल। बाद ये पूरा स्विंग हो गया, जिसको और दलित ये देखिए एग्जिट पोल वाले जो भी इन्होंने दलितों के सैंपल लिए होंगे, इनको लग रहा था कि दलित बीजेपी की तरफ मूव कर गए। तो दलित भाई कह कुछ रहा था, कर कुछ रहा था, सीधी बात है।
हमको वहां मैं जब पूर्वांचल में का दौरा कर रहा था, तो मेरा जो 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 मेरे उसका टैक्सी का ड्राइवर था, उसने खुद ही कहा, उसने कहा भैया हम लोग ने पैसा ले लिया है, लेकिन हम लोग वोट जो है वो सपा को पैसा और ले लिया है, कांग्रेस वोट को। सपा को करेंगे। हाँ, अच्छा, आप बिल्कुल। अमरीश ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने साथ साथ रैली की, उसका असर पड़ा। वो हाँ, इलाहाबाद में, वाराणसी में कई जगह हर अखिलेश जगह, यादव, राहुल हर गांधी जगह। ने एक साथ ज्वाइंट रैली की है। बिहार में रिजल्ट वैसा नहीं आया जैसा आना चाहिए था। बिहार ने मायूस किया, सिर्फ 8 सीटें मिल सकी है, वो भी पप्पू यादव की सीट मिला करके, या 10 सीट कह लीजिए, 9-10 सीट। तो बिहार में क्या वजह है? क्योंकि बिहार में तेजस्वी यादव ने राहुल के साथ कोई ज्वाइंट रैली नहीं की। भारत जोड़ो यात्रा में तो हुई थी रैली, उसके बाद दोनों साथ नजर नहीं आया, अकेले तेजस्वी यादव पूरे बिहार को संभाल रहे थे। तो क्या बिहार में जो कम सीटें आई है या खराब परफॉर्मेंस रहा, उसकी वजह यह है कि तेजस्वी ने राहुल को साथ नहीं लिया, या कोई और वजह? किस तरह देखते हैं आप इसको? नहीं, बिहार में आपको बताएं तो बिहार में दो चीजें हुई। एक तो जेडीयू को जो लोग सोच रहे थे कि जो जेडीयू का, क्योंकि देखिए जेडीयू मुस्लिम्स में भी एक उसकी पैठ है, हमेशा से रही है। और नीतीश कुमार इतनी बार बीजेपी के साथ गए, अलग भी हुए, गए अलग भी हुए, लेकिन उन्होंने कभी एंटी मुस्लिम चीजें उन्होंने नहीं उसको किया। कोई प्रोत्साहन नहीं दिया। तो एक उनका उनको बहुत, भाई अब मैं वो सब रिपीट नहीं करना चाहूंगा, और मैं आलोचक मैं भी उनका हूं, जो एक इस भाई इतनी जल्दी जल्दी फ्लिप फ्लॉप ये राजनीति के लिए ठीक नहीं, लेकिन भाई अब उनका अपना उनकी जर्नी है पॉलिटिकल। सवाल हमारे उस पर नहीं, सवाल ये है कि परसेप्शन क्या लोगों का। परसेप्शन यही था कि भाई नीतीश जो है एक कुर्मी लीडर हैं, और जो नॉन यादव ओबीसी हैं वो उनके साथ है। उसके साथ साथ जो सवर्ण जो यूपी में हुआ कि अपर कास्ट का एक बड़ा हिस्सा, और मैंने केवल ब्राह्मणों की बात की, ठाकुरों का भी मैं बताऊं, उत्तर प्रदेश में कई जगह ठाकुरों ने जो पूरा, जब से राजा भैया ने अमित शाह की मीटिंग के बाद बीजेपी को एंडोर्स नहीं किया, उसके बाद और उसके पहले भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो वहां गुजरात से जो ठाकुर खिलाफ हुए बीजेपी के, वो आई। और अवध पूर्वांचल में राजा भैया ने पूरा मैसेज दे दिया। तो करीब 1/3 ठाकुर जो हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया था, और जो योगी के समर्थक अभी भी हैं, उन्होंने मोदी के विरोध में अलग से उन्होंने सपा को वोट दे दिया, या वो घर बैठ गए। अब यहाँ बिहार में क्या हुआ? बिहार में देखिए दो चीजें हुई। एक तो ये हुआ कि अपर कास्ट और नॉन यादव ओबीसी, या जो दलित है, वहां कोई नॉन जाटा उसकी बात नहीं है, वहां पर पासवान दलित है वहां पर, और भी, तो उनका एक बड़ा हिस्सा, और दलितों का बड़ा हिस्सा एलजेपी के साथ रहा। देखिए 5 सीटें एलजेपी जीती, तो पांचों दलितों की में पांच जीती। हाँ, 5 की 5 जीती। तो ये और वो प्योर दलित पार्टी, मतलब वो एक तरीके की बिहार की अपनी एक दलित पार्टी है। और जो दूसरा कारण है, दूसरा कारण वो बड़ा जबरदस्त है। क्या? ये कारण है कि अब मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ये बिहार में पूरा जो टोटल है, वो मेरे ख्याल से बीजेपी जीती है कितनी, नहीं, बीजेपी बीजेपी 12 12, जीती है। दोनों 12-12 पर है। हाँ, दोनों 12-12 पे हैं, और 5 पे ही हैं, 29। और जो 11 एक सीटें हैं उसमें उसमें 4 आरजेडी की हैं, जी, 3 कांग्रेस की, और 2 सीपीआई एमएल की है। अब है। सीपीआई एमएल क्या है, ये आपको समझना होगा। सीपीआई एमएल, क्योंकि मैं सीपीआई एमएल में था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उसका लीडर था। हम लोग, अच्छा। हमारी विकिपीडिया एंट्री में भी आप जाइए तो हम उसमें आपको, और विनोद मिश्रा उसके जनरल सेक्रेटरी थे। तो बहुत बड़ा हिस्सा पढ़ा लिखा पूर्वांचल और बिहार का, वो उनके नेतृत्व में सीपीआईएमएल में आया था। और सीपीआईएमएल एक लड़ाकू पार्टी है, और जो एक जिसको, जो पहले नेक्सलाइट कही जाती थी, अब तो वो मुख्य धारा में आ गई है, लेकिन नेक्सलाइट ओरिजिन है उसका। और अब वो एक लड़ने भिड़ने वाली और एक डिसिप्लिन पार्टी, वो जीत गई आरा, और आरके सिंह को हरा दिया, इतना बड़ा। और थर्ड पे आरके सिंह आए। आरके सिंह थर्ड पे नहीं, थर्ड पे आने वाले तो, मतलब एक समय थर्ड पे थे, सेकंड पे आए। आरके सिंह जैसे पावरफुल कैंडिडेट को, जो 2014 में जीते, 2019 में जीते, यही सीपीआईएमएल को हराया। सीपीआईएमएल ने उनको हरा दिया, और सीपीआईएमएल के एक विधायक ने, सुदामा प्रसाद ने। दूसरा काराकट में पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा लड़ रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा इतने बड़े कुशवाहों के लीडर, उनके खिलाफ सीपीआईएमएल से राजा राम कुशवाहा थे, जो बहुत पुराने वेटरन लीडर हैं थे, और वो भी कुशवाहा बिरादरी के बड़े नेता, वो जीत गए। अब आप ये बताइए कि, तो इसमें देखिए आरजेडी का एक फेलियर है। आरजेडी जो है वो इस चुनाव में अगर सीपीआईएमएल को और सीट्स देती, लेफ्ट, और मतलब लेफ्ट के नाम पे सीपीआईएमएल, क्योंकि सीपीआई बेगूसराय से जी लड़ी हाँ, थी, हार गई।
हार गई, और सीपीएम खगड़िया से लड़ी थी, हार गई। अब क्या है कि और जो 4 सीटें आरजेडी पाई है, उस चारों जगह वो हैं जो सीपीआईएमएल की। मैं आपको गिना देता हूँ। बिल्कुल। औरंगाबाद, हम्म। बक्सर, जहानाबाद, पाटिलपुत्र, ये चारों सीटें जो हैं ये सीपीआईएमएल का यहाँ पर बहुत अच्छा बेस है, और वहीं जीती आरजेडी। अगर आरजेडी सीपीआईएमएल अपने गढ़ में नहीं जीत पाई, ये अपने सच्चाई गढ़ में है। नहीं जीत पाई, अपने गढ़ में नहीं जीत और पाई, वो वहीं मेरे ख्याल जीती में जहां। आरजेडी से अच्छा परफॉर्मेंस कांग्रेस का रहा है। कांग्रेस ने 3 सीटें जीत ली है। और हाँ, पप्पू यादव की जो सीट है, उसका भी क्रेडिट कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही जाता है, क्योंकि एक इमेज कांग्रेस बन को गई जाता। थी कि कांग्रेस के टिकट पर आ रहे हैं, लेकिन आरजेडी ने लड़ने नहीं दिया, और आरजेडी को वहां से 20-22 और वोट मिला है आरजेडी को पूर्णिया में। तो वन हाँ, साइडेड वोट गया, इसकी वजह से वो बहुत, जीत अरे हुई। बहुत बड़ी एक वो स्नब है। तो ये जी। देखिए आरजेडी को अपनी पूरी, और बिहार में क्या है कि बिहार ऐसा राज्य है जहां बीएसपी कभी नहीं पनपी। उसकी वजह ये है कि एक हिस्से में बिहार के, पूरे बिहार में नहीं, एक हिस्से में जो पश्चिमी बिहार है या जो मध्य बिहार है, जो कि आपका आरा, बक्सर, रोहतास और इधर औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, पटना, ये जो पूरी बेल्ट है, और सिवान छपरा भी चले जाइए वहां तक, ये पूरी बेल्ट है। यहाँ पर दलित जो है वो कास्ट नहीं, क्लास लाइंस पे मोबिलाइज्ड है, वो कम्युनिस्ट पार्टी में। तो जब कम्युनिस्ट पार्टी में जो दलित होता है, क्योंकि सीपीआईएमएल देखिए दलितों की पार्टी है यहाँ की, पश्चिमी और मध्य बिहार की, और उधर की नॉर्थ बिहार की दलितों की पार्टी एलजेपी। तो एलजेपी उनके साथ थी, सीपीआईएमएल इधर थी। अब सीपीआईएमएल में क्या है कि उसने कभी बीएसपी को बलिया क्रॉस नहीं करने दिया। बीएसपी ने बहुत कोशिश की, सासाराम, ये वो, कहीं नहीं ये बीएसपी जो है वो स्थापित हो पाई। तो क्योंकि दलित ऑलरेडी वहां बंदूक उठा चुका था। वहां पर देखिए 70 के दशक में, 80 के दशक, अगर आप देखिए शहीदों की लिस्ट देखिए, कई 500 दलित शहीद हुए हैं, मतलब पिछले 15-20, जब 70 से लेके 1974-75 से लेके वहां पर जमींदारों से लड़ते हुए। तो वो लेगेसी है, और वो दलित कभी, और ये चीज वो हो गए तो वो उनके हो गए अगले 100 साल के लिए। तो वो एक एमएल की एक वहां पर पहचान है, और इसीलिए देखिए, तो ये जो एक सवाल है आरजेडी को, तो आरजेडी ने तो एमएल की ताकत 2015 में समझी, जब इतना बड़ा वेव, इतनी बड़ी वेव थी, नीतीश लालू साथ थे, तब भी एमएल 3 एमएलए सीट जीत गया था अपने गढ़ों में। तो उनको लगा कि यार इनका साथ लेना जरूरी, और आज देखिए क्या स्थिति है। तो आरजेडी को जो, 2020 का जो असेंबली इलेक्शन हुआ था, उसमें हाँ, भी उसमें दी थी, लेफ्ट पार्टियों का अच्छा परफॉर्मेंस था। उसमें 12 सीटें एमएल जीती थी। हाँ। 3 सीटें शायद सीपीआई जीती थी, और 3 सीटें जी। सीपीएम जीती। तो वहां पर वो था, वहां पर उन्होंने किया। और इस इलेक्शन में हम लोग यही कह रहे थे कि भाई ये जो आपने जो सीटें दी है, 3 सीटें दी थी एमएल को, नालंदा वहां पर एमएल नहीं जीत पाया, लेकिन अगर एमएल को आप सिवान दे देते, और खास तौर पे सिवान, तो एक सीट और एक और बढ़ जाती इंडिया गठबंधन। उसी तरह से अगर आप औरंगाबाद में चलिए आरजेडी लड़ी, कोई बात नहीं, और आरजेडी अपना उधर कंसंट्रेट करती अपने 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 इलाकों में, तो और उनको फायदा होता। जी, ये एक बहुत बड़ी एक कमी रही। लेकिन लेफ्ट की वजह से बीजेपी का खाता भी केरल में खुल गया है। बीजेपी की सबसे बड़ी चाहत थी कि केरल में हमारी जीत हो जाए, और लेफ्ट कांग्रेस के कैंडिडेट आपस में लड़े, बराबर बराबर वोट हासिल किया, और बीजेपी केरल में जीत गई है, और इसको मोदी साहब अपनी सबसे बड़ी कामयाबी बता रहे हैं। नहीं, कामयाबी देखिए ऐसा है ना कि वो 10 साल से सरकार में है, और केरल में अगर वो एक सीट जीते हैं, और ये तो देखिए बहुत सारे, मैं आपको बताऊं कि इस तरीके से आप देखिए तो सीपीएम राजस्थान में कभी नहीं जीती, सीकर में सीपीएम जीत गई, सीकर हाँ, की सीट राजस्थान सीपीएम में जीत गई। तो अब इसका हमें ये मतलब नहीं कि राजस्थान में कम्युनिस्ट पार्टी का बड़ा एक प्रभाव हो गया। वो एक जी। एरिया है, उस एरिया में उनका काम है, और वो उनको गठबंधन सही कर दिया उन्होंने। तो केरला में भी ये बात सही है, बीजेपी एक अकेली पार्टी सब कुछ, लेकिन वो जो सीट है, जो एक पर्टिकुलर सीट है केरला की, उसमें देखिए बहुत सारे लोग कांग्रेस छोड़ के इनके बीजेपी के साथ आए हैं। लेफ्ट के लोग अभी इंटैक्ट है वहां पर, लेफ्ट का जो पूरा मामला है, क्योंकि लेफ्ट का बीजेपी से वहां पूरी एक आर्म्ड स्ट्रगल है, कन्नूर वगैरह में सीधे सीधे आमने सामने वहां पर एक लंबी हिस्ट्री रही है आर्म्ड स्ट्रगल की, बीजेपी आरएसएस के खिलाफ, आप जानते हैं, बड़ा बिल्कुल। फेमस है कन्नूर उस मामले में। एक तो आखिरी वो, सवाल। जी, जी, बात मुकम्मल कर लीजिए, आप जो नहीं कह रहे थे। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हम देखिए, हम अब ये, अब वो
अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये नरेंद्र मोदी जी इस बार वहां क्यों गए, विवेकानंद रॉक में, साउथ में। उनको लग गया था कि केदारनाथ से जो नीचे गंगा बहती है और जो गंगा के जो गंगा पट्टी है वहां उधर दाल नहीं गलने वाली, और बिहार में जो हुई है उसका क्रेडिट मेन जो है जेडीयू को गया। अब ये वहां इसलिए गए कि भाई इनको कुछ सीटें एक वहां मिल गई, तमिलनाडु में खैर 0 रहे लेकिन वोट शेयर बढ़ाया, आंध्र प्रदेश में इनको कुछ सीटें मिल गई वो भी अलायंस की वजह से, कर्नाटक में जो जो ये लोग सोच रहे थे, और वहां पर हम लोग थोड़ा सा गलत थे क्योंकि कर्नाटक जी में हमको उम्मीद थी कि करीब 15 सीटें कांग्रेस को लाना कांग्रेस चाहिए, लाई 14 या थी। 15। लेकिन फिर भी जो पिछली बार जो 25 सीटें आई थी बीजेपी की, उसके मुकाबले 19 आई, जी 19 आई है, तो 8 करीब 9 सीट, मतलब उनको 6 सीटों का कम हुई, नुकसान तो हुआ है कांग्रेस ना। की बड़ी है, 9 सीटें कांग्रेस हाँ, की इस मर्तबा आ गई हाँ, कर्नाटक में। तो और बीजेपी को 6 सीटों का सीधा सीधा नुकसान हुआ है। बिल्कुल तो और तेलंगाना में भी बीजेपी ने 4 सीटें अपनी बढ़ाई, ये बात सही है, और लेकिन बिल्कुल। कांग्रेस ने भी बढ़ाई, कांग्रेस 3 पाई थी, बीजेपी 4 पाई थी, कांग्रेस भी 8 पाई, बीजेपी भी 8 पाई। यही यही सिचुएशन है ना। आखिरी बात हम लोग करेंगे कि क्या लगता है इंडिया वाले सरकार बना लेंगे, नीतीश कुमार उधर से इधर आ जाएंगे, क्या चाहते हैं आप? देखिए अभी नहीं, मैं तो क्या चाहता हूँ वो तो अलग बात है, हम तो चाहते हैं इंडिया की सरकार बने, लेकिन देखिए अभी जो जिसपे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं बिल्कुल, और पता नहीं क्यों ऐसा है, आरएसएस की जो पूरी मीटिंगें चल रही हैं गुप्त, मतलब जी गुप्त क्या, वो एकदम शोर नहीं करते। और आपको मैं बताऊं कि 2017 में जब बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी उत्तर प्रदेश में, तो किसी चेहरे के साथ बीजेपी नहीं लड़ी थी, और अमित शाह और मोदी मनोज सिन्हा को बनाना चाह रहे थे सीएम, और उस समय केरला में आरएसएस की मीटिंग चल रही थी, और उनको फोन गया कि भाई कम से कम बता दे उनको कि हम लोगों ने ये तय किया है मनोज सिन्हा। तो वहां जो आरएसएस के शीर्ष नेता थे उन्होंने कहा कि अगर बता दिया है तो, अगर तय कर लिया है तो हमको बताने की क्या जरूरत है। उसके बाद क्या हुआ सब लोग जानते हैं, मनोज सिन्हा का पत्ता बिल्कुल। साफ और योगी आदित्यनाथ बने, योगी तो सीएम आरएसएस। बने। तो ये जो एक आरएसएस का रोल होता है बीजेपी में, इस तरह से इंटरवीन करना, अल्टीमेटली एक ये पूरी बात चल रही है कि यहां पर आरएसएस ये भी कह सकता है कि बीजेपी विपक्ष में बैठे, उसमें देखिए फिर बीजेपी में स्प्लिट होगा कि नहीं, क्योंकि मोदी तो अपने को उन्होंने मीटिंगें भी कर ली, आज जाके प्रेसिडेंट के सामने रिजाइन कर दिया, प्रेसिडेंट ने ये भी कह दिया कि भाई जो औपचारिकता होती है कि तुम अभी सरकार चलाओ, तो और पार्लियामेंट्री पार्टी का भी वो ले लेंगे। लेकिन अगर आरएसएस की तरफ से ये आ गया कि बीजेपी विपक्ष में बैठे, तब तो पूरा खेल खत्म। दूसरी बात, आरएसएस के साथ आरएसएस ये भी आ सकता है और एलाइज से भी आ सकता है कि क्योंकि बीजेपी 240 पे रुक गई है और अपने बल पे मेजोरिटी नहीं लाई है, तो किसी अलायंस के नीतीश कुमार या तेलुगु देशम या ममता बनर्जी को भी कोई ऑफर दिया जा सकता है कि आप हमारी तरफ आइए, हालांकि और उसमें शर्त होगी अलायंस की माइनस मोदी, कि मोदी और शाह को हटाओ और तब हम प्रधानमंत्री बनेंगे आपके सपोर्ट से। और ये बातें देखिए सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग काफी दिनों से कह रहे हैं, कल भी उन्होंने कहा, मतलब ये ये केवल जो मेरी बात नहीं। अलायंस, ये जो इनके अलायंस पार्टनर हैं, ये ऐसी शर्त रख सकते हैं कि मोदी शाह न रहे हुकूमत में तब ये हाँ, सपोर्ट करेंगे, ऐसा? ऐसा, हाँ, ये बिल्कुल, वो कि मोदी शाह ना रहे और बहुत तब बड़ी तब शर्त जो है होगी क्योंकि मोदी तीसरी मर्तबा पीएम बनना चाह रहे हैं। अपने कोई भाषण में मुश्किल। उन्होंने कहा कि 1962 के बाद पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि किसी सरकार ने कंटिन्यू 10 साल तक हुकूमत करने के बाद तीसरी मर्तबा रिपीट किया है इसको। हाँ, नहीं तो वो तो देखिए कहेंगे ना, वो एक्चुअली उन्होंने अपने सारे घोड़े खोल दिए, उन्होंने ये दिखा जी, दिया है कि मैं नहीं हटूंगा। अब मैं नहीं हटूंगा तो फिर आरएसएस के ऊपर है कि कैसे उनको हटाएं, ये एक बड़ी चीज है। और अगर आरएसएस उन, एक चीज और है, अगर आरएसएस एक एक ये कॉम्प्रोमाइज होता है आरएसएस और मोदी में, तो क्या होगा, तो उसमें ये होगा कि आप अमित शाह को हटाइए और गृह मंत्री नया बनेगा, स्मृति ईरानी को हटाइए, निर्मला सीतारमण को हटाइए, नया फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा, नया डिफेंस मिनिस्टर बनेगा, सब कुछ नया होगा, नए सिरे से होगा। ये तो खैर वैसे भी होना है, क्योंकि अगर मोदी रहते भी हैं तब भी चंद्रबाबू नायडू को डिफेंस चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जी। जो बड़े बड़े जो वो हैं वो, और नीतीश कुमार क्या मांगेंगे वो तो एक अलग ही चीज है, और वो किस तरफ जाएंगे ये भी एक अलग चीज है। लेकिन इस पे देखिए कांग्रेस इसीलिए अभी साइलेंट है,
कांग्रेस जो है वो अभी अपना नेक्स्ट मूव प्लान कर रही है कि उसका नेक्स्ट मूव क्या हो, और वो भी काफी सरप्राइज करेगा लोगों को, वो भी काफी सरप्राइज करेगा। और दूसरी तरफ आरएसएस क्या करने जा रही है वो भी लोगों को बहुत सरप्राइज करेगा। ये इसका तो बहुत शुक्रिया आप सब लोगों को। कैसी लगी हमारी बातचीत? अमरेश मिश्रा जी ने बहुत सारे इश्यूज से पर्दा उठाया है, कुछ अंदर की बातें बताई है जो आम लोगों में नहीं हो रही है। सरकार किसकी बनेगी अभी तक फाइनल नहीं है, दोनों गठबंधन की मीटिंग भी चल रही है, इम्कानात तो एनडीए की ज्यादा क्योंकि फिलहाल मेजोरिटी उनके पास है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। आरएसएस के फैसले का भी इंतजार होगा शायद बीजेपी को, जैसा कि अमरेश जी ने कहा। कैसे लगी आप लोगों को हमारी बातचीत कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। बहुत शुक्रिया अमरेश जी, आपने टाइम दिया और हम लोगों ने इस पर चर्चा किया। थैंक यू सर।